नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ये महेश कुमार वर्णवाल जी की किताब का वो सेक्शन है जिसमें हम आज जानेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। और ये इतिहास का सेक्शन जो है इस बुक में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, तो हम इसे आज पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, है ना। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिसे NCERT की क्लासेस को लगातार लेना है या फिर उनको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम हमारे इस चैप्टर से। मध्य प्रदेश के इतिहास की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वो पुरातात्विक अतीत का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। कब से माना जाता है मध्य प्रदेश के इतिहास को? उसके प्रागैतिहासिक काल के अतीत से माना जाता है। और मध्य भारत का ऐसे मध्य प्रदेश को भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर मानव इतिहास के सुविधापूर्ण अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक काल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल को जिन कालखंडों में विभाजित किया गया उनके नाम निम्नवत हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो था उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों और विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल था। क्या था? पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों और विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल था। कौन सा? मध्य प्रदेश। मतलब दक्षिण भारत से भी लोग मध्य प्रदेश आते थे और उत्तर भारत से भी लोग आते थे क्या करने के लिए? हथियार, औजार और विभिन्न उद्योगों का के लिए यहाँ पर आते थे। इस समय पर इसको कौन सा समय था ये जिसमें वो आते थे? तो पुरापाषाण काल के समय मध्य प्रदेश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत से लोग आते थे। किस लिए आते थे? औजार और हथियारों और सामानों को लेने के लिए। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार, सोन आदि नदी घाटियों पर तथा भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन एवं पचमढ़ी आदि स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। तो भाई अगर कोई पूछे कि भाई बताओ भीमबेटका जो है वो कहाँ पर है, तो ये तो रायसेन में है ना। और दल्लागंज के पास ये रायसेन जिले में आता है। पर ये है कहाँ पर? तो ये है तो रायसेन, पर ये किस समय का है? तो पुरापाषाण काल का है। आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो कब की हैं? पुरापाषाण की। जावरा, रायसेन और पचमढ़ी के जो स्थल हैं वो भी पुरापाषाण काल के हैं। मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं, है ना, नदी घाटियां हैं, वो भी कब की हैं? पुरापाषाण काल की हैं। तो इसलिए मैंने बताया नर्मदा घाटी पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है। नर्मदा घाटी से ही सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हस्त निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं को औजार या हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस काल के प्रमुख औजारों में बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, खुरचन तथा मुष्ट आदि सम्मिलित हैं। और ये कुल्हाड़ी नर्मदा नदी के उत्तर में देवरी, सुकुचाई नाला, बुधाना, केन घाटी, बरखस, है ना, संग्रामपुर तथा दमोह जिले में प्राप्त हुई। और अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म जो है वो प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व तत्वज्ञ डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थल से उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म यानी कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए, जो अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों के प्राचीनतम है और इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया। ठीक है। तो हथनोरा के साक्ष्य कहाँ से मिले? हथनोरा के साक्ष्य जो है वो सीहोर जिले के हथनोरा से मिले। और उसमें उत्खनन में क्या मिला? तो मानव जीवाश्म यानी मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले और उसका नाम क्या रखा गया? नर्मदा मानव। ये किसने खोजा? तो अरुण सोनकिया ने। कब खोजा? 5 दिसंबर 1982 को खोजा। डॉक्टर HD सांकलिया द्वारा तथा सुपेरकर को महादेव, पिपरिया, होशंगाबाद से 860 औजार प्राप्त हुए हैं तथा जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा बेलित परत यानी फ्लैक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान पर पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने
जाते हैं। मध्य पाषाण काल है ना, मेसोलिथिक पीरियड। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय से R.B. जोशी ने मध्य पाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण मिलता है। सी एल कार्लाइल द्वारा वर्ष 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई। धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं कौन सी? धार जिले में बाघ की गुफाएं बाघिन नदी के तट के समीप मध्य पाषाण से लेकर नव पाषाण काल तक उपकरणों की प्राप्ति हुई है। नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। भोपाल में स्थित मनभावन टेकरी, नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ियों के शैलाश्रयों से अनेक खांचेदार कोड तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। भोपाल के बैरागढ़ के निकट स्थित शैलाश्रयों में अर्धचंद्राकार, समलंब आदि नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट तथा लमेटा घाट में नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त रीवा संभाग के अंतर्गत सोन नदी की तलहटी तथा इटार पहाड़, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नवपाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब की निकट लघु पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए हैं। दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित सिंग्रामपुर घाटी से वर्ष 1866 में नवपाषाण कालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट आते हैं ताम्रपाषाण काल, है ना, चालकोलिथिक पीरियड। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के अवशेष मालवा क्षेत्र के नवदा टोली, नागदा, कायथा, आवरा, ऐरण तथा बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के में ताम्रपाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो हैं मालवा का क्षेत्र, नवदा टोली, है ना, मालवा क्षेत्र के नवदा टोली, नागदा, कायता, आवरा, ऐरण, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर उत्खनन से मृद भांड, धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1869 ईस्वी में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी, तांबा एवं टीन निर्मित ज्योति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्ष 1970 में डोंगरिया यानी बालाघाट के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र, तो शैलाश्रय और शैलचित्र के देखें तो लिखी छाछ शैलाश्रय, लिखी छाछ शैलाश्रय ये करसा मुरैना में है ना। लिखी दंत शैलचित्र ये चंदेरी अशोकनगर में है। दाता शैलचित्र जो है वो बिजावर छतरपुर में है। इसके बाद चुनरा गुंदी शैलचित्र कांति होशंगाबाद में है। निशानगढ़ काजरी शैलचित्र जो है वो पचमढ़ी में है। होशंगाबाद जो है वो पचमढ़ी होशंगाबाद में आएगा। वेलखंदार शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद। हर्रापाल शैलचित्र बोरी होशंगाबाद। झिंझारी शैलाश्रय कटनी और रानी माची शैलाश्रय जो है चितरंगी सिंगरौली में है। जिससे इसको एक बार और आप थोड़ा सा रोक के समझ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। लिखी छाछ जो है करसा में है। लिखी दंत जो है चंदेरी में है। दाता शैलचित्र बिजावर में है। चुरनागुंदी जो है कांति होशंगाबाद। निशानगढ़ पचमढ़ी होशंगाबाद। बेलखंदार जो है पचमढ़ी में है। हर्रापाल बोरी में है। झिंझारी कटनी में है और रानी माची चितरंगी सिंगरौली में है। तो ये शैलचित्र थे जो मैंने बताया। रायसेन जिले में भीमबेटका में लगभग 7,000 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 500 शैलाश्रयों में चित्रांकन किया गया है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः लाल व सफ़ेद रंगों का उपयोग किया गया है। होशंगाबाद जिले पचमढ़ी के पनारपानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शैलाश्रय के लगभग 29 चित्र हैं। तो ये होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के पनारपानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शैलाश्रय। तो ये मामा भांजा शैलाश्रय किस जिले में आता है? पचमढ़ी में। और किस संभाग में आता है? तो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में
होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के पानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शैलाश्रय है। आते हैं मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नवदा टोली और महेश्वर के उत्खननों में विशिष्ट रूप से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई और इसे मालवा यानी नावदा टोली ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। नावदा टोली नर्मदा घाटी के उत्तर तट पर तथा महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिण तट पर स्थित है। फिर से नवदा टोली नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और महेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इस संस्कृति में अन्य स्थल नागदा, ऐरण, कायथा, मनोती और इमाम गांव हैं और इस संस्कृति से संबंधित स्थलों के उत्खनन एवं सर्वेक्षण का मुख्य श्रेय जो है वो HD सांकलिया को जाता है। इस संस्कृति का मुख्य स्थल जो है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कायथा। यह उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर है। इसकी खोज 1964 में BS वाकणकर ने की थी। मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इन मृदभांडों का अलंकरण ऊपरी आरेख और चिपकावा विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है और इसे मालवा की मृदभांड परंपरा कहा जाता है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते हैं और इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था और यहाँ के निवासियों का मुख्य कार्य कृषि व पशुपालन था। HD सांकलिया ने इस संस्कृति की तिथि 1000 से 500 ईसा पूर्व अनुमानित की थी, परंतु रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार इसकी तिथि 1700 से 1200 ईसा पूर्व प्रतीत होती है। ऐतिहासिक काल लौह युग। मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष मालवा क्षेत्र तथा भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर में प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातात्विक क्षेत्र और पुरातात्विक, तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, और पुरातात्विक जो है वो हो जाएगा मेकक्राउन, सुपेकर, RB जोशी, डॉक्टर HD सांकलिया और MP खत्री, सुब्बा राव और पीटरसन आदि जो हैं वो पुरातात्विक हैं। जो क्षेत्र जिनने क्या किया, संबंधित कार्य किए, तो नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किन किन लोगों ने किया, तो वो थे मेकक्राउन, सुपेकर, RB जोशी, डॉक्टर HD सांकलिया और MP खत्री, सुब्बा राव और पीटरसन आदि जो है उनने नर्मदा घाटी क्षेत्र पर क्या किया ना सर्चिंग करी। फिर आते हैं सोन घाटी सर्वेक्षण। सोन घाटी सर्वेक्षण क्या है, ये यहाँ पर इसको किसने किया, इसे किया निसार अहमद ने सॉरी, सोन घाटी सर्वेक्षण किसने किया, ये किया निसार अहमद ने। फिर आते हैं रीवा सतना का क्षेत्र, जिसे किसने किया GR शर्मा ने। चंबल घाटी सर्वेक्षण जो है वो MP खत्री, SK श्रीवास्तव और प्रोफेसर वाकणकर के द्वारा किया गया। इसके बाद चंबल घाटी किसने, MP खत्री है ना, SK श्रीवास्तव और प्रोफेसर वाकणकर। ग्वालियर क्षेत्र जो है वो BB लाल के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता वाला क्षेत्र अपन देखें तो वैदिक संहिता क्या है ना, वैदिक संहिता ब्राह्मण ग्रंथों एवं आरण्यों में मध्य प्रदेश से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। कौशितकी उपनिषद से में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का क्या है उल्लेख है। तो इसके बारे में थोड़ा सा फिर से देखें कि उत्तर वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों में मध्य प्रदेश में संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं और कौशितकी उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखते हैं, इसमें शतपथ ब्राह्मण तथा वैदिकोत्तर साहित्य में रेवोत्तम का उल्लेख मिलता है और जिसे इतिहासकार बेवर द्वारा रेवा नदी मानते गया है ना, बेवर द्वारा रेवा नदी मानते गया है। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक समूह बस गया था। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक समूह बस गया था।
और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य, विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते हैं। पौराणिक कालखंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोट नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे और इन्होंने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ किया था। पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम परिवर्तित करके नर्मदा कर दिया था और इसी वंश के मुचकुंद ने बिंद तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच मंधाता नगरी यानी खंडवा नगरी की स्थापना करी। कालांतर में यदुवंश के है नामक राजा महिष्मति ने मंधाता नगरी पर अधिकार कर इसका नाम महिष्मति रख दिया। है वंश में कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन महाप्रतापी राजा था। इसने कारकोट में युद्ध किया और उस युद्ध में अनुपदेश यानी कि निमाड़ को पराजित किया। अर्जुन के पश्चात जयध्वज, तालजंग और वितिहोत्र ने शासन किया और उस समय तुंडिकेर यानी कि दमोह, त्रिपुरी यानी कि तेवर, दशाण यानी कि विदिशा, अनूप यानी कि निमाड़ और अवंती यानी कि उज्जैन आदि जनपद थे। रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर तथा दंडकाराय स्थित थे। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश दक्षिण कौशल का राजा तथा शत्रुघ्न की पुत्री शत्रुधात्री सुबाहु ने दशाण यानी कि विदिशा पर शासन किया। रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अंतिम व्यवस्थ मनु के 10 पुत्रों में से करुष नामक पुत्र द्वारा करुष देश की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जानते हैं। ययाति के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चर्मावती यानी कि चंबल, वेत्रवती यानी कि बेतवा तथा शुक्तिमती केन नदी का विस्तृत था। बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत में वर्णित कुख्यात दैत्य दंतवक्र के नाम पर रखा गया। दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया था, जिसके पश्चात वे गोपाल कक्ष कहलाए और इसी आधार पर ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी कहा जाने लगा। महाजनपद काल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपदों यानी कि 6ठी शताब्दी पूर्व में से चेदी व अवंती नामक 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 जनपदों में से 2 जनपद चेदी और अवंती जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो हम पढ़ेंगे चेदी अवंती। तो अवंती यह महाजनपद मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित था और इसके 2 भाग उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों के मध्य बेत्रवती नदी बेतवा प्रवाहित होती थी। जीवक के लेखों में विदिशा, गोनद, आधुनिक दुराहा, उज्जैन तथा महिष्मती का उल्लेख मिलता है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य प्रसिद्ध नगर कुरूर घर तथा सुदर्शनपुर थे। अवंती बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र था और इसका बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी तथा अच्युतगामिनी था। चेदी राज्य का विस्तार सोन तथा नर्मदा घाटियों के मध्य था। परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासक था, जिसका विस्तार उत्तर में कालिंजर तक था। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी शुक्तिमती या शुक्तिसाहवय थी, जिसे जातक कथाओं में सोथिवती कहा जाता है। मौर्य काल। विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात यानी कि सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त का गवर्नर प्रांतपति पुरुगुप्त शासक करता था। चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा व अवंती भी शामिल थे।
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल था और उसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। मध्य प्रदेश के गुर्जरा एवं रूपनाथ लघु शिलालेख में से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक देवनाम प्रिय दर्शन उल्लेखित है। महावंश के प्रमाण के अनुसार विदिशा या बेसनगर में अशोक की भेंट एक शक वंश के व्यापारी की पुत्री देवी या कुमार देवी से हुई जिससे उसने विवाह किया। गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाद कबाट था। यहाँ से अशोक संघ भेद अभिलेख मिला है जिसमें उसने संघ भेद को रोकने के लिए राजाज्ञा प्रदान की थी। आगे चलते हैं तो मौर्यकालीन स्मारक। मौर्यकालीन स्मारक। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था जो मूल रूप से ईंटों के निर्मित था और 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की क्या करी थी, खोज करी थी। तोमैन का स्तूप जो है वो जिला गुना में विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापार के मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के जो है स्थापित किए गए हैं। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। तो उज्जैन का जो स्तूप है उसमें क्या है, सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। कसरावत के स्तूप। कसरावत जिला खरगोन में स्थित इतवर्डी नामक टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। देउर कोठार के स्तूप। देउर कोठार जो है वो रीवा जिले में आता है और उसके मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। पनगुड़िया का स्तूप, ये पनगुड़िया सीहोर में भी है और मौर्यकालीन प्रदक्षिणापथ युक्त स्तूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं शुंग वंश। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश में विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करता था। शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे और शुंग वंश के 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटियोल्डिकस ओल्किडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया और यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था और इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित उचेहरा के भरहूत बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में करवाया गया। अशोक द्वारा निर्मित कराए गए सांची के स्तूप में 4 दीवारी और प्रवेश द्वार शुंग काल में निर्मित कराए गए थे। तो 2 चीज़ें जो है वो कब कराई गई थी, शुंग काल में कराई गई थी। 4 दीवारी और प्रवेश द्वार शुंग काल में निर्मित कराए गए थे। नेक्स्ट आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक कंवड़ को पराजित किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। सिमुक के प्रपौत्र सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा अनूप यानी कि नर्मदा घाटी तक अधिकार कर लिया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने पूना तथा नासिक के शिलालेखों में अनूप यानी निमाड़, अकार यानी पूर्वी मालवा, अवंती यानी पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्ति का उल्लेख है और गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची स्तूप के दक्षिण तोरण द्वार पर शिलालेखों में किया गया है। सातवाहन शासकों में राजा सिरिसात के नामांकित सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जमुनिया, जबलपुर, तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी के सिक्के भिलसा एवं देवास से प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहक शासक यज्ञ श्री सतकर्णी 165 ईस्वी से 193 ईस्वी के सिक्के बेसनगर, तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं।
त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यवन हिंद मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मिनांडर के सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं तथा उसी काल में रोमन शासक के सिक्के मंदसौर जिले के आवारा से प्राप्त हुए हैं। शक वंश कार्दमक वंश के चष्टन तथा उसके पौत्र रुद्रदामन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तथा उन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से जीते गए सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार रुद्रदामन ने सतकर्णी को 2 बार परास्त कर अन्य प्रांतों के साथ पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा और महिष्मती के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया। इस बात की पुष्टि टालमी द्वारा चेष्टन और ओजन उज्जैनी के राजा बताए जाने में भी होती है। कार्दमक वंश का संस्थापक चेष्टन काठियावाड़ एवं उज्जैन के में शासन करता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। चष्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त होते हैं। शक वंश से संबंधित सिक्के शिवपुरी, सांची, सिवनी तथा बेसनगर आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। शक क्षत्रपों का अभिलेख उज्जैन से तथा महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख खेरखेड़ी शाजापुर से मिलता है। श्रीधर वर्मन का अभिलेख एरन तथा सांची के समीप कानखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क 78 से 101 ईस्वी ने उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों शकों को युद्ध में पराजित किया तथा मालवा का कुछ भाग शकों ने क्या कर लिया, छीन लिया। शहडोल से प्राप्त कुषाण शासकों के 757 सिक्कों में 324 सिक्के कनिष्क प्रथम के हैं। कुषाण शासक विम कडफिसेस का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है। कनिष्कों के सिक्के झाझापुरी, शहडोल तथा हरदा में प्राप्त हुए हैं। वासुदेव प्रथम का तांबे का एक सिक्का जबलपुर तेवर से प्राप्त हुआ है, परंतु वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन में प्रमाण नहीं मिलता। कुषाणकालीन अभिलेखों में कनिष्क का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त 2 मूर्ति अभिलेख प्रमुख हैं। नागवंश कुषाणों के पतन के पश्चात नागवंश के शासकों का उत्कर्ष हुआ। नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई। यहाँ से नागवंश की शाखाएं पद्मावती, ग्वालियर तथा मथुरा में स्थापित हुई। बेसनगर से नाग शासकों के तांबे के सिक्के तथा पद्मावती से नाग शासक गणपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त होते हैं। आभीर वन सातवाहन के अधीन आभीरों ने खानदेश यानी बुरहानपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 250 ईस्वी के नासिक शिलालेख के अनुसार आभीर साम्राज्य का संस्थापक ईश्वर सेन था। आभीरों ने अनूप प्रदेश, निमाड़ एवं इनके पतन के पश्चात इन प्रदेशों के आभीर सामंतों द्वारा वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब आते हैं आगे। बोधि और मग दूसरी तीसरी शताब्दी में जबलपुर के त्रिपुरी में बोधि शासकों का शासन था। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के जो मुद्रांकन प्राप्त हुए हैं उनमें इस वंश के 4 शासक श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि के नाम ज्ञात हुए हैं। लगभग इसी समय मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र पर मग वंश का शासकों का अधिपत्य था। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था। अन्य प्रसिद्ध राजा भद्रमग और शिवमग थे। बोधि तथा मधवक के शासकों के सिक्के, मुहर तथा शिलालेख कौशाम्बी एवं भीटा के अतिरिक्त बांधवगढ़ जिला उमरिया से प्राप्त हुए हैं। मधवंशी राजा ने कुषाणों का अत्यधिक प्रतिरोध किया है। वकाटक वंश वकाटकों का मूल निवास स्थान बुंदेलखंड था। पुराणों में वकाटक राजवंशों के संस्थापक विंध्य शक्ति 255 से 275 ईस्वी को विदिशा का शासक कहा गया। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 340 ईस्वी ने अश्वमेघ यज्ञ किया और उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। प्रवरसेन प्रथम के पौत्र गौतमी पुत्र के पुत्र रुद्रसेन प्रथम 340 से 365 ईस्वी के राज्य में जबलपुर तथा बालाघाट जिले भी शामिल थे, जो उसके पूर्व अभियान में विजित किए गए।
रुद्रसेन प्रथम की राजधानी नागपुर थी और उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किया था। प्रभावती के पुत्र प्रवेशसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुत्र स्थानांतरित किया गया और उसके शिलालेख बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। प्रवेशसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय था, जिसका शिलालेख बालाघाट जिले से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में सर्वाधिक पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी ने मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के समय सागर में प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया और इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में उसने सागर जिले के ऐरण में एक स्मारक का निर्माण कराया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ से समुद्रगुप्त द्वारा पराजित अनेक जनजातियों में खरपरिक और सनकानिक का उल्लेख है। माना जाता है कि खरपरिक दमोह जिले के बटियागढ़ में पाए गए 2 शिलालेखों में उल्लेखित खरपरिकों के पूर्वज थे। परिवारजक नृपहस्तिन के ताम्र फलक पर उत्कीर्ण लेखों में ऐसे 18 वन राज्यों का उल्लेख है जिन्हें चंद्रगुप्त ने पराजित किया था और उनमें एक डाभाल भी था। डाभाल की राजधानी त्रिपुरी थी जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था। सम्राट चंद्रगुप्त को अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ मालवा में एक लंबी अवधि के लिए रुकना पड़ा था और इस तथ्य की पुष्टि विदिशा के निकट उदयगिरी के वीरसेन साप की गुफा अभिलेख से होती है। इस गुफा अभिलेख में कहा गया है कि वह साप यहाँ पूर्वी मालवा आया था और इसके स्वयं राजा चंद्रगुप्त भी थे जो संपूर्ण विश्व पर विजय पाने की अभिलाषी थे। वीरसेन साप चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था तथा युद्ध व शांति विभाग का अधिकारी था और उसके अतिरिक्त सैन्य अधिकारी आम्रकांडव के सांची अभिलेख व चंद्रगुप्त के सामंत सनकानिक महाराज के उदयगिरी शिलालेख भी इस क्षेत्र में गुप्तों के अधिपत्य की पुष्टि कराते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का श्रेष्ठतम नगर उज्जैन तथा श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया। गुप्तकालीन काय नामक सिक्के विदिशा और साकोर से प्राप्त होते हैं। दमोह जिले की हटा तहसील के ग्राम साकोर, रौद तथा कुंडलपुर में विद्यमान गुप्त स्थापत्य शैली में के विखंडित मंदिरों में यहाँ पर गुप्त राजाओं के आधिपत्यों की पुष्टि होती है। साकोर में उत्खनन के 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिस पर 3 गुप्त राजाओं के नाम अंकित हैं और इनमें से 8 सिक्के समुद्रगुप्त के, 15 सिक्के चंद्रगुप्त के तथा स्कंदगुप्त का है। ठीक है, एक सिक्का स्कंदगुप्त का है। मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन अभिलेख जो पहला आता है मंदसौर, है ना, मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख के लिए अपन शुरू करते हैं। तो मंदसौर अभिलेख में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल का मंदसौर यानी दशपुर अभिलेख प्राप्त हुआ है जो पश्चिम मालवा में स्थित है और इन्होंने दशपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह अभिलेख साहित्यकारिक, संस्कृति, भाषा उत्कीर्ण करवाया गया है। इसमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उदयगिरी की शिलालेख। रायसेन जिले में स्थित इस अभिलेख पर शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ मंदिर की स्थापना किए जाने का उल्लेख है। सांची अभिलेख। सांची से प्राप्त हुए अभिलेख में हरिस्वामिनी द्वारा काकना बोट में स्थित यहाँ के आर्य संघ का धन का दान दिए जाने का उल्लेख है। तो मेन अभिलेख। गुना जिले में स्थित इस अभिलेख को राजा कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है। ऐरण अभिलेख। यह अभिलेख सागर जिले में स्थित है और गुप्त काल में इसका नाम स्वभोग नगर था और ऐरण अभिलेख हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। कुमारगुप्त के शासनकाल में भारतवर्ष पर हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो गए। स्कंदगुप्त ने हूणों के विरुद्ध अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उन्हें पराजित किया, परंतु हूणों के बार आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को आघात पहुंचा। यद्यपि बुद्धगुप्त 477 से 500 ईस्वी के आसपास के ऐरण शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि सागर क्षेत्र में गुप्त राज्य बना रहा। ग्वालियर अभिलेखों में बताया गया है कि हूण शासक मिहिर कुल ने मंदसौर जिले में एक सूर्य मंदिर बनवाया था, किंतु
परंतु मिहिर कुल की सफलता स्थायी नहीं रही। उसे मालवा में यशोधर्मा और मगध के नरसिंहगुप्त बालदित्य ने 530 ईस्वी में आसपास परास्त कर दिया था, और उसके बाद मिहिर कुल का राज्य कश्मीर, गांधार और सिंधु नदी के पश्चिम में कुछ भागों में सीमित रह गया। मध्य प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में गुप्त वंशों से संबंधित अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबलपुर जिले में तिगवा का विष्णु मंदिर, बघेलखंड के नागौद में भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का नचना कुठार स्थित तथा पार्वती मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर, नागौद में खोग्राम में शिव मंदिर, गुप्तालय मंदिर हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य बाघ गुफाओं से प्राप्त होते हैं। बाघ गुफाओं के चित्रों की तुलना अजंता गुफाओं के चित्रों से की जाती है। औलिकर वंश में मालवा के औलिकरों की एक शाखा ने अपना राज्य दशपुर यानी मंदसौर को राजधानी बनाकर स्थापित किया, और इसके अभिलेख राजगढ़, नरसिंहपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी, मंदसौर, भानपुरा और भोपाल से प्राप्त हुए हैं। मालवा नाम देने का श्रेय औलिकारों को दिया जाता है, और इस वंश का प्रथम शासक नरवर्धन था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। मंदसौर से प्राप्त रेशम काटने वालों की एक श्रेणी गिल्ड के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम पश्चिमी मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। कुमारगुप्त प्रथम ने पश्चिमी मालवा को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि औलिकर शासक बंधुवर्मन विश्ववर्मन का पुत्र था को अपने सामंत के रूप में मालवा पर शासन करने का अधिकार दे दिया, और इस वंश का प्रसिद्ध शासक यशोधर्मन था। मंदसौर से प्राप्त दो अभिलेखों में यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, और इसमें उसे उत्तरी भारत के महान विजयी सम्राट के रूप में निरूपित किया गया है। 530 ईस्वी के लगभग जब मालवा पर हुणों और वकाटकों के आक्रमण के कारण अराजकता व्याप्त हुई थी, तब यशोधर्मन ने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। उस समय तोड़माड़ एवं मिहिर कुल के नेतृत्व में हुणों ने मालवा, सागर एवं एरण पर आक्रमण किया। सागर जिले के एरण में स्थापित एक विशालकाय वराह मूर्ति तथा तोड़माड़ के शासनकाल में अभिलेख उत्कीर्ण है। एरण से प्राप्त तांबे के सिक्कों से ज्ञात होता है कि तोड़माड़ ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। 515 ईस्वी में तोरमाड़ का पुत्र मिहिरकुल उसकी उत्तराधिकारी बना, जिसका साम्राज्य कश्मीर से मालवा तक विस्तृत था। मिहिरकुल के शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेखों में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया था। औलिकर वंश के अन्य प्रमुख शासक जयवर्धन, हर्षवर्धन और वर्मन आदि थे। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोधर्मन ने जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज और परमेश्वर आदि उपलब्धियां धारण की थीं। 543 ईस्वी से पूर्व ही यशोधर्मन की मृत्यु हो गई, और संभवतः परवर्ती गुप्त शासकों द्वारा उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गया। परिवारजक और उच्चकल्प। बघेलखंड खोग्राम में 482 से 483 ईस्वी के ताम्रपत्रों में परिवारजक महाराजाओं का उल्लेख मिलता है, और यहाँ के शासक परिवारजक महाराज कहलाते थे, क्योंकि ये शाही परिवारजक महर्षि राजश्री सुशर्मन के वंशज थे, और इनकी राजधानी नागौद रियासत में थी। खो के ताम्रपत्र में महाराज हस्ती का उल्लेख मिलता है, जो गुप्त नृपराज भुक्तो लिखा होने से बौद्ध पुत्र के सामंत प्रतीत होते हैं। बैतूल में मिले एक लेख में इस वंश की वंशावली दी गई है। परिवारजक नरेश हस्ती 475 से 517 ईस्वी तथा उसके पुत्र संक्षोभ 518 से 528 ईस्वी के 6 ताम्रपत्र मिले हैं। संक्षोभ का शासन डभाल, वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के 18 गढ़ों पर था। परिवारजक राज्य से लगा हुआ उच्चकल्प शासकों का राज्य भी था, जिसकी राजधानी उच्चकल्प यानी उचेहरा सतनाथ थी। उचेहरा से 14 किलोमीटर दूर भूमरा में स्थित एक शिवला स्तंभ इन दोनों राज्यों की सीमा थी। इस राजवंश से संबंधित 7 ताम्रपत्रों में ओगदेव, कुमारदेव, जयनाथ, सर्वनाथ नामक नरेशों का उल्लेख मिलता है। भूमरा शिलालेख के अनुसार सर्वनाथ महाराज हस्ती परिवारजक शासक का समकालीन था, और उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक ओगदेव, कुमारदेव, जयस्वामिनी और व्यागराज का पता चलता है। पांडुवंश।
परिवारजक तथा उच्चकल्प के उत्तर पूर्व में एक अन्य राजवंश पांडु की जानकारी प्राप्त होती है और इस वंश के राजा उदयन का एक शिलालेख कलिंजर से प्राप्त हुआ है जो 5वीं शताब्दी के अंत में यहाँ शासन कर रहा था। रीवा रियासत के एक अन्य पांडु वंश मैकाल के पांडु का ताम्रपत्र ब्राह्मणी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख नरेश भरतबल के शासनकाल के दूसरे वर्ष से प्रचारित किया गया था, जो मैकाल के पांडुवंशी नरेशों के इतिहास के बारे में विवरण प्रदान करता है। इस ताम्रपत्र के अनुसार जयबल पांडु वंश का प्रथम शासक था और उसके पुत्र वत्सराज और पुत्र वधु तोणी भट्टारिका से इस वंश के एक अन्य प्रमुख शासक महाराज नागबल का जन्म हुआ। और इस ताम्रपत्र की सर्वप्रथम विशेषता यह थी कि इसमें जयबल और वत्सराज के नामों के साथ किसी उपाधि और पदवी का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि नागबल और भरतबल के नामों के साथ विभिन्न सम्मान सूचक और देवी उपाधियां पद्म ब्राह्मण, परम महेश्वर, परम गुरु, देवताधिदेव आदि का प्रयोग किया गया है। पांडु वंश के अनेक अभिलेख बूढ़ी खार, मलगा और मल्हार से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं परवर्ती गुप्त और मौखरी वंश। परवर्ती गुप्त वंश के शासक गुप्त सम्राट के अधीन सामंत थे और उन्हें संभवतः 5वीं शताब्दी के मध्य स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अवसाद अभिलेख से इन वंश के कृष्णगुप्त, महर्षि गुप्त और जीविता गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, आदित्य सेन गुप्त आदि नरेशों के नाम में उल्लेखित है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में परिवर्ती गुप्त राजवंश में के महासेन गुप्त को मालवा नरेश कहा गया। हालांकि महासेन गुप्त का शीघ्र ही मालवा पर अधिकार समाप्त हो गया और वल्लभी के मैत्रक शिलादित्य प्रथम लगभग 600 ईसा पूर्व ईस्वी ने पश्चिमी मालवा के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। क्या ठीक है, अधिकार कर लिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में 6ठी शताब्दी के मध्य मौखरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई और मध्य प्रदेश के पूर्व निर्माण जिले में असीरगढ़ किले से महाराजाधिराज सर्ववर्मन का एक ताम्र मुहर लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कालिंजर। बुंदेलखंड क्षेत्र पर मौखरियों के प्रत्यक्ष अधिकार या प्रभुत्व का प्रमाण भोजदेव का विक्रम संवत 893 दान पात्र है, जिसमें श्री सर्ववर्मा द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। कलचुरी और चालुक्य राज्य शासकों के आक्रमण ने इनकी शक्ति में कमी की और अंत में ये परवर्ती गुप्त सम्राट थानेश्वर के वर्धन सम्राटों के सामंत बनकर रह गए। कलचुरी वंश जो है वो 2 भागों में विभाजित था। एक था महेशमती शाखा, है ना, एक किसको अपन क्या कहेंगे, महेशमती शाखा, है ना, दूसरा अपन क्या कहेंगे, महेशमती शाखा के बाद त्रिपुरी शाखा। तो ये 2 भागों में विभाजित था, महेशमती शाखा और त्रिपुरी शाखा। ठीक है, इन 2 भागों में ये विभाजित था। महेशमती का कलचुरी वंश अत्यंत प्राचीन था, जिसमें अनेक प्रतापी राजा हुए। इनमें से कलचुरी संवत 248 ईस्वी में स्थापित किया गया। पुराणों में है कलचुरियों का उल्लेख मिलता है जो कातवीर अर्जुन के वंशज थे और इस काल में केवल 3 शासकों के नाम ज्ञात हुए। कृष्णराज, जिनका लगभग समय था 550 से 570 ईस्वी, उसका पुत्र शंकरगढ़ लगभग 575 से 600, उसके बाद पौत्र बुद्धराज जिसका समय था 600 ईस्वी। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कृष्णराज था और कृष्णराज के चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। इन मुद्राओं पर एक राजा की आकृति और दूसरे ओर नंदी की आकृति और ब्राह्मी अक्षरों पर परम महेश्वर माता पितृ पादानुध्यान श्री कृष्णराज लिखा हुआ था।
शंकरगढ़ 576 से 600 ईस्वी का अधिपत्र नासिक जिले में आमोना से प्राप्त हुआ है, जो उज्जैन के विजयी शिविर से जारी किया गया था। बुद्धराज शंकरगढ़ के पुत्र थे। समय बतनगर नासिक जिले के चांदेर तालुकों में बड़नेर में भूमि के उद्देश्य से विदिशा से बड़नेर अनुदान जारी किया गया। नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरी शाखा। बामराज 675 से 700 ईस्वी ने डहाल में त्रिपुरी शाखा की स्थापना की, जिसकी विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक है और इसकी राजधानी जो है वो है त्रिपुरी जबलपुर थी। कलचुली वंश का सुयोग और वास्तविक संस्थापक जो है कोकल प्रथम जो शासक है वो कोकल प्रथम 850 से 890 ईस्वी था और उसने कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम से युद्ध किया। कोकल प्रथम की पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण द्वितीय के साथ हुआ और उसके पश्चात उसका बड़ा पुत्र मुग्धतुंग त्रिपुरी का शासक नियुक्त किया और वह एक महान योद्धा था, जिसने पूर्वी समुद्र के किनारे तक विजय प्राप्त की और दक्षिण कौशल के सोमवंशियों से पाली यानी बिलासपुर जिला छीन लिया। मुग्धतुंग के पश्चात बाल हर्ष यानी 910 से 915 ईस्वी एवं युवराज देव प्रथम के वंश के शासक हुए। युवराज देव प्रथम 915 से 945 ईस्वी साहित्य का महान आश्रयदाता था। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर उसकी साहित्य मंडली के दैदीप्यमान नक्षत्र थे। युवराज देव ने अपनी पटरानी नोहला की इच्छा अनुसार मत्त मयूर कुल के अनेक आचार्यों को आमंत्रित करके उनके लिए गुर्गी यानी रीवा जिला, चंद्रेही, बिलहरी तथा अन्य स्थानों पर शिव के उत्कृष्ट मंदिरों और मठों का निर्माण कराया। भेड़ाघाट में अपनी राजधानी के समीप ही उन्होंने एक गोलाकार और खुले छत रहित 64 योगिनी गोल की मंदिर निर्माण करवाया और उसके समीप स्थित मठ गोलकी मठ कहलाता है और उसकी रानी नोहला ने दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज प्रथम का एक बहुत ही योग्य एवं बुद्धिमान मंत्री भाग मिश्र था, जो विद्याशाल भंजिका में वर्णित भगुरायण का ही दूसरा नाम है। युवराज देव प्रथम का एक अन्य मंत्री गोलक था, जिसका शिलालेख बांधवगढ़ में मिलता है और उसने वहां चट्टानों पर विष्णु को अवतारों की प्रतिमाओं का उत्कीर्ण करवाया है। युवराज देव प्रथम के पश्चात उनका पुत्र लक्ष्मण राज लगभग 945 से 947 ये सिंहासन पर बैठा और लक्ष्मण राज संभवतः पश्चिमी चालुक्य मूल राज के समकालीन था। कारीतलाई यानी जबलपुर शिलालेख से पांड्य देश पर उसके आक्रमण की पुष्टि होती है। लक्ष्मण राज ने बिलहरी का मठ जबलपुर मत्त मयूर शाखा के हृदय शिव नामक शैव गुरु को सौंप दिया था और उसने कारी तलाई यानी कि मुड़वारा जिला कटनी के में विष्णु मंदिर के लिए अनेक गांव दान किए थे। लक्ष्मी राज ने अपनी कन्या बोथा देवी का विवाह चालुक्य वंशीय विक्रमादित्य चतुर्थ से किया। बोथा देवी का पुत्र तेलय द्वितीय था, जिसने दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पराजित कर वहां चालुक्य वंश की स्थापना की। लक्ष्मण राज के दोनों पुत्रों ने त्रिपुरी पर शासन किया। युवराज देव द्वितीय 980 से 990 ईस्वी समय तक मालवा के मुख्य राजा मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और इस युद्ध में अनेक कलचुरी सेनापति मारे गए तथा युवराज त्रिपुरी ने त्रिपुरी से भाग लिया। मुंज के वापस जाने के उपरांत युवराज के सामंत युद्ध के समय युवराज द्वारा दिखाई गई कायरता से अत्यधिक आक्रोशित हुए और उन्हें पुनः सिंहासन पर न बैठाकर उसके अल्पवयस्क पुत्र कोकल देव द्वितीय 990 से 1015 ईस्वी को राजा बना दिया। कोकल द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र गांगेय देव 1015 से ईस्वी राजा बना और इसकी कलचुरी को पुनः शक्तिशाली बनाया। उसने भोज और राजेंद्र चोल के साथ एक राज्य संघ का गठन किया, जो चालुक्य नरेश जय सिंह द्वितीय पर तीनों ओर से आक्रमण किया, परंतु यह आक्रमण असफल सिद्ध हुआ। इसके पश्चात गंगेय देव ने अपनी शक्ति पूर्व की ओर लगा दी तथा समुद्र तट के समीप कई स्थानों पर विजय प्राप्त की और इसी समय परमार वंश के राजा भोज से भी उसका युद्ध हुआ, जिसमें भोज परास्त हुआ और महोबा से प्राप्त एक चंदेल शिलालेख में गंगेय देव को विश्वजीत कहा गया है।
अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरणों में गांगेय देव का उल्लेख ढाल के शासक के रूप में किया है, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। गांगेय देव ने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए, जो कि चंदेल ग्यारहों और तोमरों को लोकप्रिय था, और ये सिक्के सुदूर कश्मीर तक उपयोग लाए जाते थे। गांगेय देव ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना सिंहासन कर्ण देव को सौंपकर राज्य प्रयाग चला गया था, जहां अक्षयवट के समीप उसकी मृत्यु हो गई। गंगेय देव का पुत्र लक्ष्मी कर्ण या कर्णदेव 1041 से 1072 ईस्वी कलचुरी राजाओं के सबसे अधिक प्रतापी राजा हुए। कर्णदेव ने पश्चिम बंगाल के एक भाग को कुल समय में अपने अधिकार में क्षेत्र में रखा, और उसके दक्षिण में चोल, कुंतल, कनारा जिला, पांडव आदि शासकों को पराजित किया, तथा मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए गुजरात के शासक भीम प्रथम से संधि की, परंतु स्वयं संधि का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण मालवा का अधिकार कर लिया। चंदेल राजा कीर्तिवर्मन से जीत के उपलक्ष्य में उसने प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन का अभिनय करवाया था। कर्ण की निरंतर सैन्य उपलब्धियों के कारण उसे हिंद का नेपोलियन भी क्या कहा जाता था। विजयों के परिपूर्ण जीवन के अंतिम समय में कर्ण अनेक बार पराजित हुआ, और ऐसा माना जाता है कि वह 5 राजाओं तथा कीर्ति परमार, उदित्य पाल, विग्रह पाल, तृतीय कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम तथा अनहिलवाड़ के चालुक्य भीम प्रथम से युद्ध पराजित हुआ था। उसने अपने विवाह हूण वंशीय अव्वल देवी से किया था, इसका पुत्र यश कर्ण देव था, और कर्ण ने जीवित अवस्था में अपना राज्य यश कर्ण को सौंप दिया था। और कर्ण वस्तुतः एक शक्तिशाली शासक, महान निर्माता तथा धर्म और साहित्य का आश्रयदाता था। कर्ण ने बनारस में कर्णमेरु नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे? बनारस में कर्णमेरु नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण कराया, जो शिव को अर्पित किया गया, और उसने जबलपुर के समीप अपने नाम पर कर्णावती नगर बसाया था। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कर्ण के द्वारा करवाया गया है। कर्ण के उत्तराधिकारी यश कर्ण, जो कि 1073 से 1123 ईस्वी द्वारा तेलंगाना लूट में प्राप्त संपत्ति को वहां के भीमेश्वर शिवालय को भेंट कर दिया गया। कन्नौज के गोविंद चंद्र ने इसके राज्य में कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, और उसके पश्चात कलचुरी शासक यश कर्ण का पुत्र गय कर्ण शासक बना। वो 1123 से 1151। गय कर्ण के समय कलचुरी वंश के शक्तिहीन हो गया। गय कर्ण का विवाह मेवाड़ के गुहिल वंशीय विजय सिंह की पुत्री अल्हण देवी से तथा मालवा नरेश उदयादित्य की पुत्री श्यामला देवी से हुआ। गोहिल राजकुमारी के 2 पुत्र नरसिंह और जयसिंह हुए। उसका उत्तराधिकारी नरसिंह 1153 से 1163 से संबंधित भेड़ाघाट शिलालेख 1155 ईस्वी के अनुसार अल्हण देवी द्वारा बैद्यनाथ नामक शिव मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसके साथ एक मठ, एक व्याख्यानशाला और एक उद्यान संलग्न था। नरसिंह के पश्चात उसका भाई जयदेव भी गद्दी पर बैठा, और अपने शासनकाल के अंत में जयसिंह ने संभवतः चंदेल राजा परमार्थिदेव 1165 से 1203 की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। जबलपुर में लगभग 16 किलोमीटर दूर गोसलपुर गांव जयसिंह की पत्नी रानी गोसल देवी के नाम पर बसाया गया है। कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था, और मल्लकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासक 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित था। तो अभी का जो चैप्टर हमने इस तरह पढ़ा, इसमें हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट किया। अब जो है वो आगे हम चंदेल से शुरू करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ताकि क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और हमें ये पूरा ऐसे नहीं करना है। हम इसे आसानी से और धीरे धीरे करेंगे, ताकि ये हमको याद भी होता चले। तो जितना हमने पढ़ा उसको आप पढ़िए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और भी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, है ना। धीरे धीरे हम उन चीज़ों को लेकर आते रहेंगे, बट आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही हम नए वीडियो आपके साथ एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लेके आते रहेंगे। जो आपके कमेंट्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उनका आंसर दे सकें। ऐसी अच्छी बातों के साथ, अच्छी जानकारी के साथ मैं ओम प्रकाश लगातार आता रहूँगा आपको नई वीडियो लेकर। तब तक, जब तक हमारे पास कुछ खास नहीं है, लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।